क्या उत्तर प्रदेश में अगर दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो इस बार डिप्टी सीएम की कुर्सी ओम प्रकाश राजभर को मिलेगी? सवाल बेहद दिलचस्प है और उससे भी ज्यादा दिलचस्प था ओम प्रकाश राजभर का जवाब, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब वो कुछ तीखी, विवादित या कुछ अलग तरीके की बयानबाजी करके सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले तमाम तरीके के ऐसे बयान ओम प्रकाश राजभर दे चुके हैं जिन पर बहुत ज्यादा चर्चा रही है। उदाहरण के तौर पर यादवों का उन्होंने अस्तित्व ही नहीं बताया था कि वो इतिहास में कहीं थे ही नहीं। कभी भगवान राम की, भगवान हनुमान की तमाम तरीके की बातें, भगवान हनुमान की जाति तक बताने की उन्होंने बयान के ज़रिए बात कही थी। तो ये सारे बयान ओम प्रकाश राजभर के जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, लेकिन आज जिस पे बात हो रही है वो ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव मात्र 6 महीने दूर है। ऐसे में डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर के सवाल और उसका जवाब आना, ये अपने आप में एक अलग चीज़ है जिस पर सियासत भी अब गर्म हो रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। बातचीत करेंगे इसी विषय पर, यूपी की राजनीति के साथ भी इसको जोड़ने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, जो मदरसे वाले बयान पे उन्होंने काफ़ी कुछ बातें करी हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवनीश, ओम प्रकाश राजभर का बयान कोई पहली बार ऐसा नहीं आया है जब उन्होंने कुछ कहा हो और उससे लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हों। इससे पहले भी उनके बहुत सारे ऐसे बयानों के उदाहरण मिलते हैं। वो लगभग हर किसी पे बोलना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ बात राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आ जाती है जो कि खुलकर अब सामने आती दिख रही हैं। अगर दोबारा योगी सरकार आई तो डिप्टी सीएम का पद एक बड़ा पद होता है। उनसे जब सवाल पूछा गया उन्होंने जवाब भी दिया। क्या दिलचस्प जवाब था उनका और कैसे आप इसको जोड़ के देख रहे हैं आने वाले चुनाव से? देखिए, अगर अभी हम ओपी राजभर के बयानों की बात करें तो ओपी राजभर हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं इसलिए भी क्योंकि वो सुबह उठते ही लोग योगा से अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, लेकिन ओपी राजभर का पहला ट्वीट सीधे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर होता है, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा राजनीतिक सुर्खियों में बना हुआ है। अब रह गई बात उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा की, तो इसके पहले हम कुछ राजनीतिक पहलू ऐसे बताना चाहते हैं आपसे जिसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी देखा जाए तो जब से 6 महीने की, अभी आपने चर्चा की 6 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, तो कहीं न कहीं इससे पहले देखा जाए तो योगी एक के बाद एक जिलों का दौरा, आज देखिए 3 पश्चिमी जिलों का दौरा करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए शिलान्यास और उसके लिए धन आवंटित करेंगे। लेकिन उसी दौरान देखा जाए तो ओपी राजभर जो हैं वो पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं वहाँ पे उनका एक के बाद एक दौरा हो रहा है, चाहे वो अम्बेडकर नगर की बात करिए, चाहे आजमगढ़ की बात करिए, चाहे मऊ, बलिया, गाजीपुर की बात करिए। अभी उन्होंने बलिया दौरे के दौरान एक सबसे बड़ा बयान दिया कि उनकी महत्वाकांक्षा है डिप्टी सीएम बनने की। तो अब अगर इसको हम समझना चाहेंगे तो इसके लिए थोड़ा हमको इसके 2022 के विधानसभा चुनाव पर चलना होगा। देखा जाए तो वही ओपी राजभर जो कि 2017 में बीजेपी के ऐलान के साथ सरकार लड़े चुनाव, और जब बीजेपी की सरकार बनी कुछ दिन तक मंत्रालय में रहे, बाद में विवादित बयान के कारण उनको पार्टी से बाहर किया गया, संगठन से बाहर किया गया। बाद में उन्होंने जैसे ही देखा कि 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए। तभी लोगों का उनका तभी से एक महत्वाकांक्षा थी कि अगर सपा के साथ उनका अलायंस रहा भी और अगर सपा की सरकार बनती तो वह डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेजी से हो रही थी, लेकिन समय काल परिस्थितियां ऐसी बदली कि योगी फिर दूसरी बार फुल मेजॉरिटी के साथ पावर में आ गए और ओपी राजभर का ये जो एक मंसूबा था कहीं न कहीं वो सफल नहीं हो पाया। फिर इसके बाद ओपी राजभर की लेकिन एक सबसे बड़ा असर ओपी राजभर के प्रभाव का ऐसा रहा कि पूर्वांचल में जो बीजेपी ज़्यादा सीटें जीती थी, वही बीजेपी भले फुल मेजॉरिटी में आई हो, लेकिन पूर्वांचल का अम्बेडकर नगर से लेकर आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, मऊ ऐसे जिले थे जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। और उसके जब रिसर्च हुआ उस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से, तो ऐसा समझ में आया कि राजभर वोट जो था एक विधानसभा में 35 से 40 हज़ार, वो कहीं न कहीं पोलराइज होकर सपा के साथ गया। यही कारण था बाद में फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी नज़दीकियाँ बीजेपी के साथ बढ़ाई और बीजेपी के साथ बढ़ने के बाद अमित शाह से उनकी बातचीत हुई। बाद में उनको उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्रालय में पंचायती राज मंत्रालय का ओहदा मिला।
अब इसके बाद चुनाव हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बाजी इस समय उन्होंने मार ली। कम से कम पंचायती राज पद तक पहुंच गए, भले ही दूसरे विस्तार में सही मंत्री का दर्जा मिल गया, लेकिन अब लगता है महत्वाकांक्षा एक कदम आगे बढ़ी है और वो जो उप मुख्यमंत्री का पद है उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। और अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर चुनकर जो अखिलेश यादव पे इस वक्त निशाना साध रहे हैं, क्या वो इस वजह से है कि कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को खुश कर दे, कहीं ना कहीं जो दिल्ली आला कमान है उन तक एक आवाज़ पहुंच जाए कि मैं मुखर होकर विपक्ष के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूं। अखिलेश यादव के लिए तो उन्होंने इतना तक कह दिया था कि जब अयोध्या वाला मंदिर बना कि भगवान राम के वो दर्शन कर नहीं पाए और भगवान कृष्ण के पूरी तरीके से हो नहीं पाए। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन किया तो उसमें भी उन्होंने कहा कि फ्लॉप ब्राह्मण सम्मेलन है। और मुसलमानों को लेकर के भी जो वोट बैंक कोर सपा का माना जाता है उसको छिटकाने के लिए भी उन्होंने ये बयान दिए हैं कि मुस्लिम नेता हमेशा समाजवादी पार्टी की गुलामी करते रहते हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर का ये एक तरीके से फंडा बन गया है, विपक्ष पे टारगेट रखो शायद हमारा ओहदा बीजेपी में बढ़ जाएगा? देखिए, जब से अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूला लॉन्च किया है 2024 लोकसभा चुनाव में, उसका प्रभाव जब से आया है तब से कहीं न कहीं उनके ऊपर किसी भी पीडीए नेता की तरफ से, यानी जो ओबीसी बिरादरी का नेता हो, जिसकी कुछ हैसियत हो सियासत में, ओबीसी वर्ग में, किसी जात वर्ग में, उन्हीं से उनके ऊपर टारगेट कराया जा रहा है। अभी देखा जाए केशव मौर्य सीधे लगातार हमलावर बने रहते हैं। ओबीसी बिरादरी के बड़े चेहरा हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम तक हैं। अब ओपी राजभर भी उसी जिम्मे को संभाल लिए हैं, उसी जिम्मेदारी को, और वो भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ अखिलेश यादव पे हमला बोल रहे हैं। यानी वो अखिलेश यादव पे सीधा हमला नहीं बल्कि पीडीए के फार्मूले को डैमेज करने की बीजेपी की एक रणनीति है। अब चूंकि बीजेपी के साथ अलायंस में है और बीजेपी के, अभी आपने एक बहुत मजेदार बात कही कि क्या वो अब बीजेपी की जो अपनी सरकार है उनको खुश करना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में सीट का बंटवारा होना है तो ओम प्रकाश राजभर ये अब चाहेंगे कि उनको कुछ ज़्यादा सीटें मिले, क्योंकि जितनी सीटें मिलेंगी उतने उनके विधायक बढ़ेंगे और जितने उनके विधायक बढ़ेंगे उतनी उनकी राजनीतिक हैसियत विधानसभा से लेकर प्रदेश की राजनीति में मजबूत होगी। और अगर ऐसा होता है तो इसका लाभ उनको आने वाले समय में मिलेगा। वह अभी तक तो एक अपनी जो राजभर बिरादरी है उसी में अभी उनका एक प्रभाव बहुत मजबूत हुआ है, लेकिन अब वह इसको और भी विस्तारित करना चाहते हैं। यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश का नाम है, योगी का नाम है, केशव मौर्य और भी बड़े नेताओं का नाम आता है, अब उसी लिस्ट में वह भी खुद शामिल होना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में उन दो वजहों से भी रहे जो न्यूज़ हमने कल और परसों सुर्खियों में देखी। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी जो कि आज़म खान का एक तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट था, 2006 में बनना शुरू हुई, 12 में उसको पूरा दर्जा मिला और अब खबर ये आई कि उसका नक्शा नहीं पास था। तो 40 में से जो 38 कमरे हैं, सिर्फ 2 मात्र कमरे नक्शा पास करके बनवाए गए थे। जो 38 कमरे हैं वो इलीगल हैं, गिराए जाएंगे। 15 दिन की मोहलत दी गई है। आज़म खान की पत्नी भी भागी तुरंत वहाँ सर्वे करने पहुँची। नगर निगम ने बोर्ड लगा दिया कि यह आम रास्ता है। तो बड़ी खबर बनी है यूपी के लिए। इसमें भी ओम प्रकाश राजभर का ये बयान साफ साफ आया कि समाजवादी पार्टी खुद ही इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी खबर जो मौलाना की थी, जिन्होंने भगवान कृष्ण को लेकर के कहा था, उस पर भी उनका बयान आया। सीधे तौर पे ये टोंटबाजी, बयानबाजी, एक तरीके से उन्होंने प्रवक्ता का पद ही खुद संभाल रखा है कि मैं ही बयानबाजी करूंगा, मैं ही लाइमलाइट में रहूंगा, ये सब करके शायद मुझे कुछ बड़ा ओहदा मिल जाए। देखिए, अगर हम इसकी बात करेंगे तो अभी हम चलते हैं रामपुर की बात करें तो जो वहाँ पे जौहर यूनिवर्सिटी है उसको विकास प्राधिकरण, जो रामपुर विकास प्राधिकरण है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी तरफ से बताया गया है कि सिर्फ मात्र 3 बिल्डिंगों का नक्शा पास था और बची हुई जो 38 से 40 बिल्डिंगें बनाई गई हैं वो बिना नक्शा पास हुए बनाई गई और इसकी कोई जानकारी नहीं थी और जो भी मानक थे उसका एक भी तरीके से फॉलो नहीं किया गया, इसलिए अब उसको बुलडोज किया जाएगा। और 15 दिनों का अल्टीमेटम है। अब इसे लेकर खुद आजम खान की पत्नी भी चिंतित हैं। आजम खान का एक बहुत सपनों का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन कहीं न कहीं ये तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन इसी पे ओपी राजभर का एक बड़ा बयान आ रहा है। उन्होंने इसके लिए सीधे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उनकी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पावर, जब वो सत्ता में रहे, जब वो सियासत में रहे, अगर इन सारी चीज़ों को कानूनी
प्रक्रिया के तहत रेवेन्यू के अकॉर्डिंग के हिसाब से अगर काम किए होते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। यानी कि वो आजम खान के प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हैं और उल्टा सपा के ऊपर हमला बोल रहे हैं, जबकि आजम खान भी सपा के बहुत बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। मुलायम सिंह के साथ से लेके अब तक वो सपा के साथ जुड़े रहे। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर का ये थोड़ा बयान जो है ये कुछ राजनीतिक है, लेकिन अभी देखा जाए तो अब ओम प्रकाश राजभर का जो एक सांप्रदायिक बयान आ रहा है वह आ रहा है हिंदू देवी देवताओं को लेकर। अभी एक मौलाना ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान 5 जून की नमाज अदा पढ़ते थे, यानी को मुस्लिम थे। अब इस पर उन्होंने फिर कटाक्ष किया है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए सारी चीज़ें। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि हनुमान जी की जाति को भी ओम प्रकाश राजभर ने बताया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी राजभर बिरादरी के थे, यानी कि एक उनका ये भी बयान था। तो कुल मिला जुला कर जैसे जैसे राजनीति में 2027 विधानसभा बेहद करीब आ रहा है, वैसे वैसे एक के बाद एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। अभी अगस्त से अखिलेश यादव भी अपनी रथ यात्रा शुरू करने वाले हैं। उनकी रथ यात्रा 2012 में शुरू हुई थी और सपा को प्रचंड जीत दिलाई थी। अब इधर देखा जाए तो अगस्त में उनकी रथ यात्रा, इधर ओपी राजभर जो कि लगातार पूर्वांचल की सियासत में बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। खासकर उनको 5-6 ऐसे जिले दिए गए हैं जहाँ पर राजभर बिरादरी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। अब बीजेपी किसी न किसी स्थिति में ओम प्रकाश राजभर हो चाहे उनके बयान हो, उनके बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर को लेकर इस तरीके से स्टैंड करेगी कि वो पूरा पीडीएफ फार्मूला को डैमेज करे और ओम प्रकाश राजभर जो हैं अभी तटस्थ बने रहें, ताकि उनका जो एक व्यक्ति बिरादरी का जो परंपरागत वोट है वो कहीं कहीं बीजेपी से छिटके नहीं, क्योंकि 2022 की जो भूल है बीजेपी उसको सुधारने का प्रयास करती है। अब पर डिप्टी सीएम क्या होगा आगे, अब ये परिणाम आएगा 2027 कौन जीतता है। जीतने के बाद क्या होगा, ये हो सकता है बीजेपी जीत की हट्टिक लगाए, हो सकता है अखिलेश का पीडीएफ फार्मूला जो 24 में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी इबारत लिखा, हो सकता है वो भी अब की बार फिर से सफल हो, 2012 वाली ऐतिहासिक जीत सपा दोहरा दे। तो फिलहाल में जो कुछ भी होगा इस पे आने वाले समय में चर्चाएं होंगी। और ओपी राजभर का जो बयान है ऐसे हमेशा रहता है, उनके बयान को लेकर खुद सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे कई बयान उनके आए हैं। फिर और ये भी हो सकता है शायद मौका देख के वो पाला भी बदल ले, क्योंकि वो इसमें बहुत ही ज़्यादा उस्ताद हैं। हमने ओम प्रकाश राजभर के कई ऐसे बयान देख रखे हैं जो उन्होंने किसी पार्टी या पार्टी के नेता विशेष को लेकर के दिए हों, और फिर जब उन्होंने पाला बदला वो उसी पार्टी में गए तो उसे किस तरीके से संभाला जाता है, किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये भी वो बखूबी जानते हैं। फिलहाल बात सिर्फ इस मुद्दे पे कि क्या ओम प्रकाश राजभर को डेप्यूटी सीएम का पद मिल सकता है, क्या वो इसके लिए मशक्कत कर रहे हैं, क्या उनकी महत्वाकांक्षा इतनी है, देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। लेकिन इस पर और भी कुछ टिप्पणियां या और भी कुछ बातें आएंगी तो वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। ये एक्सप्लेनर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हेडलाइंस फोकस न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।